नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। लोकसभा चुनाव के 6 चरण वो चरण हैं जो कि ये तय कर चुके हैं कि 4 जून को इस देश में किसकी सरकार बनेगी, किसको मैंडेट मिलेगा। अब तक जितनी सीटों पर चुनाव हो चुका है उसमें से अब आखिरी चरण में सिर्फ 57 सीटें बची हैं। आप ये मानकर चलिए कि इस गणित में जिसका पलड़ा भारी रहने वाला है वो तय हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां ये जान चुकी हैं कि कौन सत्ता में आ रहा है। आपको बताएं या ना बताएं लेकिन वो खुद जानती हैं कि किसका प्रधानमंत्री बनने वाला है। आइए आपको इस तस्वीर को और साफ करके बताते हैं। हालांकि हालांकि 1 तारीख को 5 बजे के बाद एग्जिट पोल सामने आ जाएंगे और आपके सामने काफी तस्वीर आनी शुरू हो जाएगी कि किस तरह से आगे की पूरी जानकारी जो है 4 जून की क्या रहने वाली है। आपके दिल की धड़कनें थोड़ा तो एहसास कर पाएंगी कि कौन आने वाला है। लेकिन आज आपको बताते हैं कि इस पूरे देश में जितना ये चुनाव हुआ है उस चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। हमारे साथ वाहिद नसीम जी जुड़ रहे हैं और उन्हीं से समझेंगे इस बात को कि किस तरह से इस पूरे सीक्वेंस को समझा जाए कि अब तक जो 6 चरण के चुनाव हुए हैं सर, उसमें आप इस बात से सहमत हैं कि ये तय हो चुका है कि किसकी सरकार बन रही है। और वाकई में अगर हम बात कर रहे हैं कि एनडीए या इंडिया जिसकी भी बन रही है तो 6 चरण में कैसे तय हुआ, आज जनता को ये समझाना है इस वीडियो में। देखिए विनीता जी, सबको पता है कि नतीजे क्या आने वाले हैं, पब्लिक समझ चुकी है। मगर चूंकि ये इलेक्शन इस देश के लिए इलेक्शन नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ा तबका ये मानता था कि शायद ये आखिरी चुनाव है। या तो ये आखिरी चुनाव है या इसके बाद एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो फिर से बहाल हो जाएगा और फिर से जो है हम जिस तरह के देश को चाहते और रहते आए थे वो फिर से जो है हम उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो जो पिछले 10 सालों में सूरत हाल बदली है, हमने एक के बाद एक एक्सट्रीमली नोक टू नोक जो है इसको हमने मतलब टेंस होते हुए देखा है। और एक एक पूरा ऐसा लगा कि 10 साल का वक्त ऐसे गुजरा है कि मौका ही नहीं मिला सोचने का कुछ भी कि हम तरक्की पे बात करें, किसी और पे बात करें। हम 80-20 पर ही बात करते रह गए और तमाम कभी पाकिस्तान, कभी मतलब कुल मिलाकर सारी चीजें जो है वो फ्रेम से गायब थी। और हम ये इंतजार कर रहे थे कुछ लोग के पता नहीं कब यहाँ झगड़े हो जाए, कब दंगे हो जाए, कब किसको निकाल दिया जाए, किसको रख लिया जाए। एक अजीब सी राहत की सांस लेना चाहती है इस देश की जनता, जो कि अब भी गुमसुम है। और वो गुमसुम इसलिए है कि अभी भी बहुत सारी अफवाहें बाजार में घूम रही है। एक एक नरेशन बनाया गया है, नैरेटिव बनाया गया है पूरी तरह से कि चुनाव, वोट आप कहीं भी दो, जीतेंगे तो मोदी ही, आएंगे तो मोदी ही। तो ये एक दहशत जो है, बहुत से लोग हैं जो खुल के नहीं बोल रहे हैं। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ सीटें बची हैं, अब ये तो थोड़ा सा हार जीत को माइनस प्लस करने का ही काम करेगी। चुनाव का फैसला हो चुका है। अभी ऐसी कोई गुंजाइश जरूर बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि कुछ सीटें इनमें से लपेट ली जाए, ताकि कम से कम बार्गेनिंग की पोजीशन में आ जाए कि एनडीए ही सरकार बना ले या फिर कुछ बार्गेन करके कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकल आए। हकीकत भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुकी है, मोदी जी अमित शाह साहब को पता चल चुकी है। अमित शाह साहब को तो पता है, मोदी जी को पता है कि नहीं पता है ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मोदी जी अपनी आंखों से जितना देखते हैं उससे ज्यादा अमित शाह साहब की आंखों से देखते हैं। तो उनकी बातों पर भरोसा करते हैं और उनको जो टास्क वो देते आए हैं वो उसमें सफल होते हुए आए हैं। अब इस बार की सफलता मुमकिन मतलब नामुमकिन नजर आ रही है, इसमें संभावना भी हमें तो नजर नहीं आ रही है। बात यह है कि अगर 4%, 5% के वोटिंग इन्फ्लुएंस की भी हम बात करते हैं विनीता जी, तो यहाँ मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं कि वो समाज जो कानून को अपना धर्म मानता है उसकी तादाद 16.5% है। और वो 16.5% ने कानून बचाने के लिए वोट किया है। उस 16.5% में से लगभग 12% वोट पिछले 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। और वो 10.5% वोट की भरपाई करने के लिए ना कोई ईवीएम फार्मूला काम करेगा, ना कोई डीएम फार्मूला काम करेगा, ना कोई किसी तरह का कोई फार्मूला काम करने वाला नहीं है। और नतीजे जो हम अभी भी डरते डरते लोग बहुत कम करके भी कम नहीं कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हों, क्योंकि 16% का एकदम कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना बहुत बड़े मायने रखता है। और भारतीय जनता पार्टी के उत्साहित, अति उत्साहित वोटर
और उनका घर से कम निकलना और भारतीय जनता पार्टी का वोट कम से कम बूथ तक पहुँचना, ये सारी कहानी को क्लियर कर चुका है और डिफरेंस इतना बड़ा नहीं था विपक्ष की और भारतीय जनता पार्टी के जीत के बीच में, जिसकी भरपाई ना की जा सके। तो सूरतें बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल क्लियर है कि क्या होने जा रहा है। कल शाम या परसों शाम के बाद जो है, वो 1 तारीख की शाम को ही एग्ज़िट पोल ज़रूर कुछ नहीं कहने लगेंगे। मगर फिर भी लोगों की सांस अटकी होगी कि 4 जून को क्या नतीजे आएँगे, वो देखने के लिए। ये जो सूरत है, ये हम समझ सकते हैं कि चुनाव के अब इसमें आखिरी ये जो कवायद हो रही है कि गुफ़ा में बैठेंगे, गुफ़ा के बाहर जाएँगे, जिस तरीके से प 19 के चुनाव में भी किया गया था। यानी आखिरी हालात में किसी तरह फिर से एक यानी ये डर जो है आप समझे कि क्या कह रहा है। इस वक़्त ये डर ये कह रहा है कि का अपना कोर वोटर भी जो छिटक गया है, वो कम से कम इमोशनल होकर ही बूथ तक चला आए। अब सिर्फ़ ये कोशिश है, जबकि विपक्ष की लामबंदी बड़ी तगड़ी थी और धीरे-धीरे वो और टाइट होती चली गई। तो जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत ही क्लियर है कि हार-जीत का फैसला लगभग हो चुका है, अब सिर्फ बूथ खुलने बाकी है और इसमें मुझे कोई चमत्कार काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम देखते हैं कि इसमें हम ये समझें कि इस बार भी कोई डीएम या ईवीएम कोई चमत्कार कर सकती है, तो फिलहाल तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। आपको कुछ नज़र आ रहा हो ऐसा तो आप ज़रूर बताएँ मुझे। और अगर आप नहीं बताते तो चलिए मैं ही बता देता हूँ अगला सवाल। देखिए कुछ सवाल जो है इस तरह के भी उठाए जा रहे हैं विनीता जी। मैं कई मीडिया आउटलेट को देख रहा हूँ जिसमें ये बात कहने की कोशिश की जा रही है लगातार कि अ, जो मतलब आगे आने वाला जो वक़्त है उसमें ये होने वाला है कि भई सत्ता से ये चुनाव हारने के बाद भी अमित शाह जी और मोदी जी सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये कहावत, ये इन्फ्लुएंस भी एक तरह से ये सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है 1-2% उस वोट को जो हारती हुई बीजेपी को देखकर दूसरी तरफ पलट सकता है, ये उसे ही रोकने की कवायद की जा रही है। अब मैं नहीं जानता कि वो पत्रकार बंधु अपने मन से ऐसा कह रहे हैं या फिर वो इन्फ्लुएंस किए गए हैं या विचारों में अकल ही इतनी है, मैं नहीं जानता। तो मैं अगर ये बात कहूँ कि वो क्यों लेकिन मैं अगर मैं ऐसा ये कह रहा हूँ कहूँ कहीं कि 6 चरण में हुँ, ये फैसला हो चुका है कि किसकी हुँ। सरकार बन रही है। क्या आपको लगता है 7वां चरण जो है, वो कहीं कुछ सीटों को बाजी पलटने का काम कर सकता है? अगर ऐसा है, तो आपको कौन-सी जगह वो दिखाई देती हैं? नहीं, अगर ये बाजी पलटने का कोई काम 7वां चरण कर ही नहीं सकता। लगभग जितनी सीटें अब बची है ना, उतनी सीटें तो ऑलरेडी मतलब बॉक्सेस में ईवीएम में जा चुकी है। हार-जीत का फैसला दर्ज हो चुका है। ये हार-जीत को बड़ा या छोटा कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आप समझिए चीज़ों को जो कि हमारे दलित भाइयों के वोट देश के हर स्टेट में मौजूद हैं और उनके लिए कानून बहुत बड़ी किताब है, उनका भविष्य, उनका मुस्तकबिल सब कुछ उसमें छुपा हुआ है और ये बात कानो-कान लोगों तक पहुँची है, जिस तरह 13 में या 14 में, 19 में आरएसएस ने अपनी बात हर कान में पहुँचाई थी, इस बार दलितों ने आपस में हर बात ये कान में पहुँचाई है और वो सफल रहे हैं। यानी कानून बदलने का जो खतरा है वो इनके गले में पड़ गया है। हालाँकि कानून कानून बदलने के नाम पर ही जो है दलितों ने वोट किया था मगर उस वक़्त कानून बदलने की कहानी का शब्द कुछ और इस्तेमाल किया गया था। इस बार कानून बदलने में कुछ और शब्द इस्तेमाल किया गया है। इस बीच में ये गेम वो एजेंसी वाला होता है। तो वही चीज़ जो इनको पॉज़िटिव साबित हुई थी, वही नेगेटिव साबित हो गई है। अब चूँकि अंतर्राष्ट्रीय म माफ़ करना मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो लोग उनको भी ये जवाब दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब सत्ता से कोई बाहर जाने लगता है ना तो आज बड़े अधिकारी उसका फ़ोन उठाना भी बंद कर देते हैं। दूसरी बात है कि अ, ब हाँ करते हैं, काम कार्रवाई नहीं करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उल्टे उसके नेगेटिव जा रही हो, उनको बाज़ार तक पहुँचाने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें लगभग हमको लगता है शुरू हो चुकी है। यहाँ एक बात और बता दें कि इस वक़्त दुनिया बहुत टेंस है और ऐसी टेंस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी अधिकारी किसी आउट ऑफ द वे जाकर जैसा कि वो पत्रकार बंधु मानते हैं कि भई सत्ता नहीं छोड़ सकते यानी फ़ौज का सहारा ले सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम महामहिम राष्ट्रपति जी को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। बहुत बड़ी चर्चा यूट्यूब पर हो रही है इस मुद्दे को लेकर। तो ये इसलिए मैं जान
ज़रूरी समझता हूँ इसका क्लोजिंग मार्क देना कि ये इसलिए संभव नहीं हो सकता, ये इस तरह का पैटर्न इस वक़्त, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम देख रहे हैं शी जिनपिंग की और पुतिन की मीटिंग में जिस तरीके की थ्रेट जो है यरूशलेम को की जा रही है, वो बहुत ही एक्सट्रीम है। जिस तरीके से और ये बात धर्म के नाम पर या फिर जो है आप सोचें कि छोटे-मोटे लालच के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर कोई अपने हित देखता है और ये हित कहाँ-कहाँ जाते हैं मैं इस वक़्त कहना नहीं चाहूँगा। चुनाव के बाद ज़रूर मैं डिटेल में समझाऊँगा। जिस तरह रजब तैयब एर्दोगान ने आज खड़े होकर ये एक अपील की पूरी मुस्लिम जगत से कि भई इज़राइल से अपने संबंध तोड़ लेने चाहिए। रजब तैयब एर्दोगान की बात पर एक भी मुसलमान देश ने हाँ नहीं भरी और ना क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता। यानी फ़लस्तीन को बचाने के लिए एक मुस्लिम मस्जिद को बचाने के लिए मुसलमान देशों से ही तुर्की के राष्ट्रपति ने अपील की, मगर सब चुप बैठ गए। सब अपना रोज़ा देख रहे हैं, एक्सपोर्ट देख रहे हैं, ठीक इम्पोर्ट ठीक देख रहे हैं, किसके साथ किसे जाना है ये ठीक देख रहे हैं। इसी तरीके से कोई एक नेता देश की तमाम चीज़ों को बदल दे और पूरा सिस्टम देखता रहे, ये संभव नहीं है। ये एक सपना हो सकता है और ये सपना बहुत डरावना भी हो सकता है। ठीक है। और उसके लिए जो 7 चरण का चुनाव है, ये काफ़ी है साबित करने के लिए कि वो कितना मजबूत नेता है। अब 7वें चरण का चुनाव होगा, लेकिन 6 का हो चुका है और इस 6 में ये तय भी हो चुका है लगभग कि किसको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होने जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी जहाँ-जहाँ संकट में खुद को देख रही है, वहाँ-वहाँ कोशिश कर रही है क्लोज़ नेट की सीटों पर अपना बड़ा दाँव खेल सके और वहाँ से कुछ किसी तरह से फ़ायदा निकाल सके। लगभग पिछले पुराने जो ट्रेंड देखे गए हैं उसमें यही देखने को मिला है कि बीजेपी ने ज्यादातर ऐसी जगहों पर जीत दर्ज करने की कोशिश की जहां पर विपक्ष के साथ वो लगभग नेक टू नेक की फाइट में थी। ऐसी सीटों का गणित हमेशा ज्यादा रहा है, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या फिर वो देश का चुनाव हो। ऐसी कुछ तस्वीर यहाँ पर भी दिखाई देने वाली है। 57 सीटों का चुनाव और बाकी है। देखेंगे कि आखिरकार एग्जिट पोल 1 तारीख को क्या कहते हैं और न्यूज नशा पर भी 5 बजे से आप सभी वो एग्जिट पोल देख सकते हैं, जो कि ये बताएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। 1 तारीख को 5 बजे न्यूज नशा जरूर देखें और सब्सक्राइब करें उससे पहले और हमारे साथ जरूर जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको